हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा का संरक्षण। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे ऊर्जा का संरक्षण कैसे किया जाता है। तो मैं अभिषेक शर्मा आज आप लोगों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में आज बताऊंगा। ऊर्जा संरक्षण के लिए हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे। ऊर्जा संरक्षण से पहले कुछ टॉपिक में हम लोग को चीज़ें देखनी है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पता करेंगे व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी के बारे, ऊर्जा के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होती है एनर्जी। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या उसका परिचय होगा, क्या प्रस्तावना होगा, क्या एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पता करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में हम लोग बताएंगे, सिद्धांत क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत क्या है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी एनर्जी है, ठीक है, सेकेंडरी एनर्जी है, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या क्या उसके क्लासिफिकेशन है या फिर क्या टाइप्स हैं उसके, कितने प्रकार की एनर्जीज। नीड ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, क्यों हम लोग को ज़रूरत पड़ी अलग अलग एनर्जी सोर्सेस की, या कोई अल्टरनेटिव एनर्जी के, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोग को, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर बाद में हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे एनर्जी कंजर्व हम लोग कर सकते हैं, या आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ एनर्जी। तो व्हाट इज़ एनर्जी, ठीक है। तो किसी कारक के द्वारा कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, या कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कार्य करने की, कोई भी कार्य करेगा उसको डन हो जाएगा, वो कार्य करने की क्षमता जिसने किया उसको एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। इसकी एक यूनिट भी होती है, यूनिट है इसकी जूल। और एनर्जी जो होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है और एक स्टैटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एक गति ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे गतिक ऊर्जा कहते हैं। और स्टैटिक ऊर्जा मतलब स्थित ऊर्जा जो रुकी हुई है, जैसे mgh। mgh क्या है? m से मास हुआ, g से आपका गुरुत्वाकर्षण हुआ, और h जिस हाइट पे, जैसे पानी की टंकी पे आपका रखा रहता है, जल भर के हम लोग रख लेते हैं पानी की टंकी में, तो स्टोर्ड एनर्जी होता है, फिर आपके नलों से वही पानी आ जाता है। तो ये सब एनर्जी के उदाहरण हैं। और आज के समय में एनर्जी ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी देश की विकसित तथा विकासशील होने में मदद करता है। इसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी के द्वारा ही पता चलता है, एनर्जी के द्वारा ही पता चलता है कि कोई देश कितना विकसित या विकासशील है, ठीक है। एनर्जी की कंजम्पशन से ही हमको पता चलेगा कि वो कितना विकसित या विकसित है। कंजम्पशन होना चाहिए एनर्जी का, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो आप ये बात समझ लीजिए, जैसे कि एनर्जी वेस्ट हो जाए, ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि वेस्ट होना मतलब लॉस करना, एनर्जी का बर्बादी करना, उससे हम लोग को बचना है। और एनर्जी का कंजम्पशन, एनर्जी को हमको बचा के रखना है और उस कम एनर्जी से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। इसी को एनर्जी कंजर्वेशन एक तरह से कहा जाएगा। तो अब आइए हम लोग कुछ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में समझते हैं। तो आज हम लोग यहाँ समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण। तो ऊर्जा का संरक्षण आपको कैसे, जैसे आप समझिए कि देखिए, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है,
प्राकृतिक एनर्जी भी किसी भी ऑयल है, गैस है, या आपका टाइडल एनर्जी या प्रकृति से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो एनर्जी के फॉर्म में प्राप्त हो रहा, चाहे हम उसको मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लें या यांत्रिक ऊर्जा से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। तो ऊर्जा के कई स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा भी है, तो हम लोग 1 बाय 1 उसको भी पढ़ते चलते हैं। तो पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में अगर जो हम लोग का जो यूजेस है एनर्जी का, उसके बारे में बता रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, तो एक जनरेटिंग एंड पे जनरेशन, उत्पादन, फिर उसके उत्पादन के बाद ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट करते हैं हम लोग, भेजते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। फिर ट्रांसमिशन के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एनर्जी, और फिर लास्ट एंड पे यूटिलाइजेशन, आप अपने घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह एनर्जी का हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। यहाँ सिर्फ बात इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही नहीं होगी, यहाँ बात है आपके एनर्जी कंजर्वेशन। कई जो सोर्स हैं, इलेक्ट्रिकल तो है ही एक सोर्स, प्लस और भी कोई जैसे प्राकृतिक सोर्स है, हमारी एनर्जी है, प्राकृतिक सोर्सेज, सौर ऊर्जा है, और भी टाइडल एनर्जी है, और जितने भी तरह के आपके टाइडल एनर्जी हुआ है, सौर ऊर्जा हुआ, पवन विंड एनर्जी हुआ, ठीक है, कोयला भी हुआ एनर्जी, वाटर हाइड्रो भी एनर्जी सोर्सेज हुआ, जल का भी एनर्जी सोर्सेज है। तो सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एनर्जी ऊर्जा, अब ऊर्जा के एंड पे जैसे बात करते हैं कि ऊर्जा का उत्पादन, जैसे जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, जनरेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई प्रभाव ना पड़े, जनरेशन के क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन जनरेशन में जो भी ऊर्जा लग रही थी उसकी खपत कम हो जाए। तो ये अर्थात खपत कम होने के साथ मतलब गुड, खपत कम हो जाए पर क्वालिटी वही मेंटेन रहे, जैसे गुड क्वालिटी रहे, अच्छी क्वालिटी रहे, और जो क्वांटिटी चल रही थी इलेक्ट्रिसिटी वही क्वांटिटी मिले। तो जनरेशन एंड पे बात कर रहे हैं पहले हम लोग, तो वही क्वालिटी इलेक्ट्रिकल में मिलती रहे, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, समझ गए। तो जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन, एनर्जी हम लोग कम खपत में उतना ही एनर्जी बना लिए, एफिशिएंट मशीन्स रख लिए, एफिशिएंट हम लोग मशीन का यूटिलाइजेशन कर लिए, अच्छे बॉयलर्स रख लिए, तो हम लोग का जो उत्पादन हो रहा है उसमें हम लोग का जो वेस्टेज ऑफ एनर्जीज हो रही थी उसको हम लोगों ने रोक लिया, और उससे अच्छा ऑप्टिमाइज करके हम लोग एनर्जी का यूटिलाइजेशन अच्छा किया, जनरेट अच्छा किया, उत्पादन किया। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का चीज़ कहलाती है। अब आप जैसे आप और एग्जांपल पे यूटिलाइजेशन एंड पे आप समझ सकते हैं, जहाँ एनर्जी का हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। पहले की CRT स्क्रीन टीवी आती थी, फिर LCD स्क्रीन, LED स्क्रीन की अब टीवी आने लगी। तो एनर्जी जो पहले ज़्यादा वॉटेज की जो टीवी थी वो अब कम वॉटेज में भी आने लगी, ठीक है, और क्वालिटी और इन्हेंस हो गई और बढ़ गई क्वालिटी, अच्छे अच्छे चलचित्र उसमें आने लगे, अच्छे पिक्चर क्लियरिटी आने लगी, साथ साथ उसका एनर्जी भी कंजम्पशन कम हो गया। और ऐसे ही पंखे में भी है, और आपके बल्ब में भी आप देखते हो कि घरों में जो हम लोग पहले 100 वाट का जो बल्ब जितना फ्लक्स ल्यूमिनस प्रोड्यूस करता था, आज वही LED बल्ब उतना ही 9 वाट की LED बल्ब उतना ही ल्यूमिनस प्रोड्यूस करता है जितना 100 वाट का बल्ब प्रोड्यूस करता था। तो ये एफिशिएंट हो गया, वाटेज 100 वाट से हम लोग आ गए, हम लोग 9 वाट पे आ गए, और उतना ही हम लोग को वो मिल गया, ठीक है। तो ये सब एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। प्रिंसिपल क्या सिद्धांत है? देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती, न बनाई जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक फॉर्म मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या नियम कहते हैं, ठीक है। यही ऊर्जा संरक्षण का प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहा जाता है। जैसे एनर्जी आपका न तो उत्पन्न की जा सकती न तो खत्म की जाती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हाइड्रो एनर्जी, आपका झरनों से जो झरने होते हैं, ठीक है, उस झरनों से जैसे
जब किसी टरबाइन को चलाया जाता है, टरबाइन जो यांत्रिक जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जो एनर्जी को, प्राकृतिक एनर्जी को जो यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, तो टरबाइन के ब्लेड पर जब पानी गिरता है तो टरबाइन के ब्लेड से तेज़ी से घूमने लगता है, टरबाइन ब्लेड बहुत तेज़ी से घूमने लगता है यांत्रिक ऊर्जा, जिससे कि यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को मिलती है। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग अल्टरनेटर लगा करके विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये, और जो फिर जो झरना का जो यूटिलाइजेशन है, झरना क्या करेगा, गिरा, अपना एनर्जी दे दिया, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिए, उसके बाद वही झरना नहरों में सिंचाई के लिए उपयोग हो सकता है, तथा वही झरना जो आपको जानवर को पी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सब जो है, ये सब एनर्जी के ये जो सोर्स हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जीज के सोर्सेज हैं, तो ये फिर रिसाइकिल होकर के यूज़ हो जाता है हम लोग का। तो एनर्जी कहीं कहीं नहीं वो होते हुए फिर वो झरना से होकर समुद्र में फिर चला जाता, फिर वाष्प द्वारा उत्पन्न होकर के फिर बादलों से बारिश होकर के वो भूमिगत एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सब एनर्जी साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो चक्रीय चलता रहता है, क्रम चलता रहता है, इसी का एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कभी उत्पन्न नहीं और ना ही ख़त्म होती है, वो एक चक्र में चलती रहती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यही बताता है हम लोग को। अब हम लोग आएंगे, पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है। एनर्जी का वर्गीकरण कैसे किया गया है, क्या क्या है। देखिए, क्लासिफिकेशन में मेन कैटेगरीज एनर्जी के कंजर्वेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी 3 तरह की है। एक प्राइमरी एनर्जीज, पहला जो है प्राइमरी एनर्जी, और सेकेंडरी एनर्जी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो आपका है वो है प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ठीक है। प्राइमरी एनर्जी किसे कह सकते हैं हम लोग, वो एनर्जी जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो उसे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी जो हुई, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी हुई, पवन ऊर्जा, और हाइड्रो एनर्जी हुई, जल ऊर्जा, ठीक है। भूमिगत ऊर्जा भी इसके अंदर आ सकती है, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी, ये सब जो है प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, जिससे हमको प्रकृति से मिलती है। कोयला भी है आपका प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज, कोयला भी मिल जाती है। सेकेंडरी है, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज के बारे में। वह ऊर्जा जो प्राइमरी ऊर्जा को बदल कर यूज़ करके किया जाता है, जैसे कि कोयले से हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए, विद्युत ऊर्जा हम लोग उत्पन्न कर लेते हैं कोल से, कोयला से, हाई ग्रेड कोल से हम लोग जो है विद्युत ऊर्जा हम लोग पैदा कर लेते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी भी हम लोग पैदा करते हैं। यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम लोग मैकेनिकल एनर्जीज़ के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी जैसे आपको हाइड्रो प्लांट से आपको मैकेनिकल टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। तो ऐसे कई सोर्स जो मैकेनिकल एनर्जीज़ के हैं वो हमको मिल जाते हैं मैकेनिकल से। ये सब जितने भी सोर्सेज हैं इसको सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज कहा जाता है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन, जैसे कि कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज। कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज उसे कहेंगे, मतलब जो व्यापार के लिए जो कॉमर्शियल रूप से मिल जाए, जो बाज़ार में आसानी से उचित मूल्य पर खरीदी जा सके, उसे बोलेंगे कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज या कॉमर्शियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप एनर्जी का सोर्स क्या है, आपके घरों में चूल्हा जलता है तो गैस सिलेंडर है, ठीक है, तो गैस सिलेंडर है। जैसे ऑयल है, गैस है, लकड़ी है, वुड है, कोयला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपको मिलती है कहाँ से, मीटर लगा करके, तभी ना आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक कॉमर्शियल एनर्जी के सोर्स हैं। अब हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज के बारे में जानते हैं। वह ऊर्जा स्रोत जो बाज़ार में उपलब्ध ना हो या बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो, या जिसको ख़रीदा ना जा सके, उपलब्ध ना हो, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज कहेंगे। जैसे गाय का गोबर हुआ, जैसे कंडे होते हैं, गोबर होते हैं, बनाते हैं लोग कंडे अपने से, कहीं कहीं थोड़े बहुत मिल जाते हैं लेकिन ऐसे जल्दी मिलेगा नहीं ज़्यादा।
गन्ने की खोई या बगास भी कहेंगे, जो चीनी मिल से जो गन्ने का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, चीनी मिल के बाद यूटिलाइजेशन चीनी निकाल लेते हैं, शुगर निकाल लेते हैं उसमें से, तो उसके बाद जो बचता है वेस्ट पदार्थ उसको बगास कहते हैं। और फिर उसके बाद मूंगफली का छिलन, छिलका, ठीक है, मूंगफली का छिलका भी आपका जो है नॉन कॉमर्शियल ऐसे वेस्टेज में निकाल दिया जाता है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज में नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कहा जाएगा। लकड़ी का छिलन या जिसको कोयला भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये सब जो है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज कहे जाएंगे। अब हम लोग लास्ट क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। तो वह स्रोत जिसका चक्र के रूप में उपयोग किया जा सके, बार बार उपयोग किया जा सकते, रिन्यूएबल है, बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, तो चक्र के रूप में बार बार हमको यूज़ कर सकते हैं, तो रिन्यूएबल, और जिससे कि पोल्यूशन भी नहीं होता, कोई प्रदूषण भी नहीं होता, तो ये जो सोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहे जाते हैं। तो जैसे कि हाइड्रो एनर्जी के जो सोर्स हुए, पवन, हाइड्रो मतलब जल ऊर्जा के स्रोत हुए, पवन ऊर्जा के स्रोत हुए, विंड एनर्जी को जो हम लोग पवन चक्की से जो हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, जो पीछे अल्टरनेटर लगा करके विंड एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको फोटो वोल्टिक सेल से जो वोल्टिक सेल से हम लोग जो है उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सौर ऊर्जा के स्रोत भी हुए। तो ये सब जो स्रोत है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। जैसे टाइडल एनर्जी, समुद्र के जो वो लहर होती है, वो जो आपकी जो लहर है वो उससे भी हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये सब जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है ना, के सोर्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो झरने से पानी गिरता है टरबाइन के ब्लेड पे, तो वही ब्लेड जो टरबाइन को घुमाती है तो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा हम लोग को मिलती है। वो यांत्रिक ऊर्जा को अल्टरनेटर लगा कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यही सब जो सोर्सेज हैं ये नॉन एनर्जी, सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जीज के सोर्सेज हैं, ठीक है। वही झरने का पानी फिर क्या हो जाता है, हम लोग पहले बता चुके हैं कि झरने का पानी जो है आपका फिर नहरों से होकर हुए सिंचाई भी किया जा सकता है, और फिर जो है, और इसको हम लोग इस चक्र में बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई जो समाप्त नहीं होगा, जो ख़त्म नहीं होगा। तो इस सब एनर्जी सोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी हैं। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं इसको एक बार यूज़ करके बार बार दोबारा यूज़ ना कर सकें, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहेंगे। जैसे कि आपका कोयला जो है आप यूज़ करते हैं, ठीक है, से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं, बॉयलर को गर्म करते हैं, ठीक है, बॉयलर को के पानी को गर्म करके स्टीम बना के, सुपर हीटेड स्टीम बना करके जो बॉयलर को गर्म करते हैं, उससे जो है एनर्जी हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टरबाइन लगा करके, फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, फिर इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटर लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ऐसे जैसे पेट्रोल भी आप समझ लीजिए, पेट्रोल भी आपका जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के वो हैं, एग्जांपल्स हैं, उदाहरण हैं। लकड़ी, आप लकड़ी देख सकते हैं, वुड है, लकड़ी है, ये भी नॉन एनर्जी, जिसको भी लोग यूज़ करते हैं कॉमर्शियल रूप से भी, और जो है नॉन कॉमर्शियल अपने घर में रसोई में भी पहले लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। अब तो आजकल गैस आ गया, गैस भी आपका जो है नॉन एनर्जी, क्योंकि इसकी जो संसाधन है एक समय में समाप्त हो जाएगा, इस वजह से इन सबों को मैंने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में कैटेगराइज किया हुआ है। अब हम लोग को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि भाई नीड ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज क्यों पड़ी, अल्टरनेटिव मतलब कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसा कि रिसर्च में आया हुआ है कि सन 2250 तक कोयला का भंडारण समाप्त हो जाएगा। तो गवर्नमेंट और ये सब चीज़ें भंडारण समाप्त ना हो, जो हम अगली पीढ़ी को भी दे के जाएँ, और अच्छा, जिससे प्रदूषण भी कम रहे और सेहत भी अच्छा रहे, सबके स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, तो हमको एनर्जी के दूसरे सोर्सेज पे भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और इसके लिए
जैसे आपका सौर ऊर्जा, सबसे अच्छा सौर ऊर्जा आप अपने घरों में पैनल्स लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सौर ऊर्जा के पैनल्स लगा सकते हैं, जिससे कि एनर्जी हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है सौर ऊर्जा से। फिर जल ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी हुआ। विंड एनर्जी, जहाँ हवाएं कोस्टल एरिया में जहाँ हवाएं तेज़ चलती है। रासायनिक एनर्जी, तो और रासायनिक एनर्जी, ये सब जो है ज़रूरत है जिस पे कि हम लोग को और काम करना है, जिससे कि हम लोग को एनर्जी अच्छे एफिशिएंट बना सकें, है ना। यहाँ पर आपको मैं एक स्लोगन के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे कि स्लोगन है, ऊर्जा संरक्षण अपनाएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। ठीक है, तो देखिए, दैनिक जीवन में ऊर्जा के प्रयोग को कम करके उसका संरक्षण करना ही ऊर्जा का संरक्षण कहलाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा के सीमित संसाधन हैं और उनका पुनर्निर्माण में काफ़ी समय लग जाता है। भविष्य में भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके, इसके लिए ऊर्जा का संरक्षण करना अनिवार्य है। और दूसरे एनर्जी सोर्सेस को भी हम लोग को उस पर भी डिपेंडेंट होना है, उस पर भी हम लोग को डिपेंडेंट होना है, दूसरे के एनर्जी सोर्सेज पे भी, तभी हम लोग ऊर्जा का संरक्षण कर पाएंगे। और एनर्जी को जो वेस्ट हो रही है, उस एनर्जी को हमको बचाना है, और इसी से हम लोग देश का विकास होगा। क्योंकि किसी भी देश का विकास, ठीक है, उसके कंजम्पशन से होता है, बट गुड कंजम्पशन, यूटिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, उपयोग अच्छा होना चाहिए, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। जो पुराने मशीन्स हो गए हैं या पुराने उपकरण हो गए हैं, उन सबों को हटा करके अच्छे एफिशिएंट, ताकि एनर्जी की खपत कम हो। ठीक है, और एनर्जी की खपत कम होगी तो हमारा उपयोग बढ़ जाएगा। अच्छा चीज़ यूज़ करेंगे हम लोग, अच्छे संसाधनों का यूज़ करके उसकी खपत को कम करेंगे। और दूसरे सोर्सेज पे ऑफ एनर्जी के हम लोग को डिपेंड होना है दूसरे, क्योंकि सिर्फ ये जो लिमिटेड संसाधन हैं, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, गैसेस हो गए, ये सब जितने लिमिटेड संसाधन एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। तो इन संसाधनों को बचाने के लिए हम लोग इसमें एक कदम उठाएं कि हम लोग एनर्जी को बचाएं भी, सदुपयोग भी करें, और दूसरे एनर्जी के सोर्सेज जो चक्रीय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इस पे डिपेंड हो, ताकि जो है प्रदूषण भी कम हो और इंसान का सेहत, मनुष्य की सेहत अच्छी हो। क्योंकि जैसे जैसे आधुनिक युग आते जा रहा है, आदमी के डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी पे, क्योंकि इसके बिना हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम लोग का जो लिविंग स्टाइल है, रहने का तरीका जो है, वो धीरे धीरे सब चीज़ एनर्जी पे डिपेंड है। क्योंकि अगर आपके घर में एक दिन चूल्हा ना जले तो आपको दिक्कत हो सकती है, खाना नहीं बन जाएगा आपका। फिर आपको मोटर से, पंप से पानी नहीं निकले तो आपका दिनचर्या दिन भर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करना है हम लोग को कि अच्छे मोटर्स लगाएं, कम गैस खर्च हो, इस पे हम लोग को सोचना है। जैसे सोलर, आप कुकिंग चीज़ें रखें, सोलर से खाना बना सकते हैं सौर ऊर्जा का यूज़ करके। और अगर आंधी, ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, तो विंड एनर्जी का भी अपने घर में यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हुए एनर्जी की बचत करनी है, और दूसरे एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंड होना है, ताकि जो है भविष्य में हम लोग एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग आते हैं कंक्लूज़न पे, निष्कर्ष पे। तो ऊर्जा अनमोल है भाई। देखिए, ऊर्जा बहुत ही अनमोल है और इसे फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें बिजली बचत करनी चाहिए। हम जितना ऊर्जा का संरक्षण करेंगे, उतना ही भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की जितनी बचत होगी, वह आने वाले आने वाले आने वाले पीढ़ी के लिए हमारा बहुमूल्य योगदान होगा। इसके साथ ही सरकार जो है इस कदम में आगे आ रही है, आप लोग को जागरूक कर रही है। आप भी समझें कि इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज़ अच्छे से करें,
कम करें और प्रदूषण से मुक्त करें इस संसार को, ताकि जो है बीमारियां से भी बचे रहें और प्राकृतिक सोर्सों जो संसाधन हैं वो भी बची रहे, ताकि आने वाले भविष्य में और लोगों को इसका उपयोग वो लोग कर सकें, आगे आने वाली पीढ़ी इसका यूज़। तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। इसमें एक स्लोगन आपके सामने कहना चाहूँगा, आने वाले कल को दें बहुमूल्य योगदान, ऊर्जा संरक्षण को अपनाकर रोशन करें जहान। तो इसी के साथ आज यहीं तक, फिर आगे आगे की चीज़ बारे में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, तो मैं आपसे अब विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट बार में हम लोग जो कुछ और इसके बारे में और समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।